छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक नाबालिग ने जान दे दी। जान देने से पहले कुछ सोशल मीडिया पोस्ट लिखे। लड़की ने लिखा कि मौत के बाद उसे सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि कैसे दी जाए, दोस्त और जानने वाले श्रद्धांजलि कैसे दें, लड़की ने यह भी बताया। यानी कहीं ना कहीं लड़की मौत को गले लगाने के चंद मिनट पहले भी सोशल मीडिया और उस पर खुद के लिए कमेंट की चिंता में नजर आई। आखिर ये कैसी सोच है? हमारे युवा किस दिशा में जा रहे हैं? आज इसी पर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस तरह की सोच को रोका जाए या फिर कम किया जाए। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मुस्कान खिटोलिया जी। इसके साथ साथ कुछ और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे और हम उनके पास भी चलेंगे। और उसके साथ साथ भोपाल से माय एफएम से आरजे वेद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मुस्कान खिटोलिया जी के पास मैं जा रहा हूं। डॉक्टर मुस्कान, मेरा पहला सवाल आपसे यह रहेगा, ये किस तरह की सोच है जब कोई व्यक्ति, पहली बात तो सुसाइड करना ठीक नहीं है, आत्महत्या करना बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन अगर कोई इस हद तक पहुंच गया है, टूट गया है कि वो सुसाइड करने जा रहा है, तो वो सोशल मीडिया पर भी आखिरी वक्त पर एक्टिव है इस चाहत में कि उसे कमेंट आएंगे या पोस्ट पर लाइक आएगी या लोग कंसर्न दिखाएंगे। ये किस तरह की सोच है? Right. Thank you so much for having me. First of all, I would like to say, see, whenever someone has taken a decision of committing suicide, of that matter, तो ये बहुत बड़ा एक कदम होता है जो एक युवा उठाता है अपने लिए। तो ये किसी भी एक चीज से रिलेटेड नहीं हो सकता, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एंड शी कुड बी प्लानिंग ऑल्सो, because she posted on social media, and some kind of obsession from social media, some kind of attention disorder, and it is a result of many it can be loneliness, it can be she could be going through peer pressure, some kind of school में कुछ problem होती है। तो आजकल मेरी राय में तो आजकल की युवा पीढ़ी में बिल्कुल भी पोटेंशियल बहुत पोटेंशियल है, बट दे हैव वेरी वेरी लेस पेशेंस। छोटा सा कुछ होता है, दे ट्राई टू टेक अ वेरी बिग स्टेप, दे ट्राई टू जज देयर लाइफ ऑन एग्जाम के बेसिस पे, कोई रिलेशनशिप खत्म होता है उसके बेसिस पे। सो आई थिंक दैट कुड बी सम ऑफ मेनी अदर रीजंस। जी डॉक्टर मुस्कान, मैं लौटता हूं आपके पास। आरजे वेद हैं हमारे साथ, उनके पास मैं जा रहा हूं। वेद, स्वागत है आपका एनडीटीवी में। हम लोग भोपाल में मिले थे, मुझे याद है, और हम लोगों ने, मैंने आपको देखा था, बड़े आप मुझे एक्टिव, बड़े खुश मिजाज नजर आए। मैं आपसे जानना चाहता हूं एक चीज, ये जिस उम्र की बच्ची ने सुसाइड किया है, करीब करीब इससे दोगुनी उम्र के आप और मैं हैं। हम लोग उस वक्त जब इस उम्र में थे तब क्या करियर होगा, कैसे हम सक्सेसफुल होंगे, हम क्या करेंगे, हमें उन चीजों की चिंता रहती थी। शायद उस वक्त सोशल मीडिया इतना था नहीं या हम लोग उस पर इतने एक्टिव थे नहीं। ये भी एक वजह समझते हैं क्या आप वेद? बिल्कुल है, मतलब आजकल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, बहुत इजी है। एंड आई थिंक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आई बिलीव आसिफ भाई, कि सोशल मीडिया पर जो भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इतना झूठ दिखा रहे हैं। उनकी लाइफ इतनी ज्यादा लग्जूरियस है, वो कितना पैसा कमा रहे हैं, वो हर दिन नई कार ले रहे हैं, नई बाइक ले रहे हैं, ट्रिप कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा हैपनिंग दिखाते हैं। और वैसा ही बनने की चाहत आजकल की जनरेशन में सबसे ज्यादा है। उनको लगता है कि एक बार अगर मैं सोशल मीडिया पर सेटल हो गया या हो गई तो उसके बाद में जिंदगी में मजे ही मजे हैं, फिर मुझे करना ही क्या है। तो वो जो फेक वर्ल्ड है उसकी तरफ बहुत तेजी से भाग रहे हैं। हमारे टाइम में ऑफ कोर्स, एंड मैं इस जनरेशन को ब्लेम नहीं करूंगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इनके पास में वो सारे के सारे रिसोर्सेज हैं, इतना एक्सपोजर है, हमारे पास में नहीं था। अगर हमारे पास में होता तो शायद हम भी वही सब कर रहे होते जो आजकल की जनरेशन कर रही है। इट्स जस्ट कि हमारे समय में घर वालों ने हम पर थोड़ा ज्यादा फोकस किया, हमारी पेरेंटिंग थोड़ी और बेहतर हुई, कंट्रोल थोड़ा ज्यादा था। आजकल प्रिवेसी के नाम पर बच्चों को फोन दे दिया जाता है, उनका फोन चेक भी नहीं किया जाता है। हमें लगता है कि बच्चों की भी अपनी लाइफ है। वो चीज कहीं ना कहीं गलत साबित हो रही है, क्योंकि इस उम्र के बच्चों को सही और गलत का पता नहीं, या जस्ट रनिंग। नहीं, ठीक बात है। इस उम्र में होश जरा कम होता है, जोश 100% होता है। मैं वेद भाई आता हूं आपके पास। और हमारे साथ अब कुछ और भी पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं।
दीक्षा जायसवाल जी हैं, छत्तीसगढ़ हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। दीक्षा जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। और दीक्षा जी, मेरा आपसे एक सवाल है। दीक्षा जी, आपने मेहनत की, आप आज इस मुकाम पे हैं कि आप आज एक एक्ट्रेस हैं, मशहूर एक्ट्रेस हैं। जी मैं आपसे जी जानना चाह रहा हूं कि इस उम्र में, 17 साल की उम्र में, कोई कोई शख्स डिसाइड करता है कि वो खुदकुशी करने जा रहा है, सुसाइड करने जा रहा है, और आखिरी वक्त में भी उसको ये चिंता है कि मैं ये पोस्ट तो कर दूं कि मैंने क्या मन बनाया है, मैं लोगों को शेयर तो कर दूं कि मैं क्या करने जा रही हूं। आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन? बीच में ऑडियो नहीं आया था। अच्छा दीक्षा जी, जशपुर की एक 17 साल की नाबालिग लड़की थी। वो अपनी जी जी। बहनों के साथ रात में सोई हुई थी। अचानक 10 बजे के आसपास वो उठती है, वॉशरूम जाने की बात कह के, और फिर घर के पास उसकी पेड़ पर लटकी हुई लाश मिलती है, उसका शव मिलता है। और जब सुबह लोग उठ के देखते हैं तो उसने अपने फेसबुक स्टोरी पे और व्हाट्सएप स्टेटस पे उसने एक स्टेटस लगाया था। उसमें अपनी फोटो लगा के उसने लिखा था RIP, और उसने ये भी लिखा था कि कल मुझे इसी तरह से सब लोग याद करिएगा, मेरी फोटो में RIP लगा के। एक उसने स्टोरी डाली, उसमें लिखा था सॉरी मम्मी पापा मैं जा रही हूं। तो मैं इसी घटना पर आपसे पूछ रहा हूं कि इस उम्र में जी ये जब किसी ने डिसाइड कर लिया कि वो खुदकुशी करने जा रही है, तो उसके बाद उसे इस बात की भी चिंता है कि मैं कम से कम इसको पोस्ट कर दूं, शेयर कर दूं, ताकि लोगों को पता चल जाए। ये किस तरह की चाहत है, किस तरह की तमन्ना है? मुझे लगता है ये अपने तरफ से वो बताना चाह रही थी कि जहां तक उसे जो मुकाम चाहिए था या उसे जो चीज नहीं मिल पाई जिसकी उसे एक्सपेक्टेशन थी, हम्म। तो जहां तक अब वो एक फेम के लेवल पे थी जहां उसे अपने लोगों को बताना था कि मैंने ये कदम उठाया है। तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि उसे ऐसा कदम नहीं लेना चाहिए था, और अपने पेरेंट्स को, या जैसे कि जहां तक पीयर प्रेशर होता है, तो पहले आप अपनी खूब मदद कर रहे हैं, अपना खूब 100% दे रहे हैं, लेकिन फिर भी होता है कि आप लोगों के एक्सपेक्टेशन या खुद की एक्सपेक्टेशन हमेशा आपके पसंद की चीजें नहीं होती हैं। तो कई बार हमें अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी बोलना चाहिए कि ऐसा जो भी है हम अपना पूरा दिए हैं, और आगे कुछ भी, हम लाइफ है, ऊपर उतार चढ़ाव होते रहता है। तो इसे ऐसा अपने आप को और बेटर करना चाहिए। प्लस वो ये कदम इसलिए उठा रही होगी कि वो बताना चाहती है कि मुझे इस वजह से मैं ये कर रही हूँ, बट मुझे लगता है ये गलत था। ठीक, दीक्षा जी मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ जी कुछ और पैनलिस्ट भी हैं। डॉक्टर मुस्कान, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे यहां से दो चीजें आपसे पूछनी है। एक, क्या मृतक लड़की ने आखिरी वक्त तक ये पोस्ट, ये जो स्टोरी शेयर की थी, उससे वो एक सहानुभूति चाहती थी, एक 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 सहारा चाहती थी? दूसरा सवाल यह है कि जब फेसबुक स्टेटस पर लिखा जा सकता है कि सॉरी मॉम डैड मैं जा रही हूं, तो सीधा माता पिता से बात क्यों नहीं की जा सकती? So I completely agree with Mr. Ved. Actually उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हमें हर चीज बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन, टू मच इंफॉर्मेशन इज हार्मफुल बोलते हैं ना। तो एक तो उसमें आप मॉनिटर तो कर ही नहीं सकते हो कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब नाउ सोशल मीडिया में क्या है ना, देयर इज लॉट ऑफ कंपैरिजन। किड्स दीज डेज, पेरेंट्स दीज डेज कम टू मी विद कि हर चीज आजकल हर कोई डाल रहा है कि कॉफी आप कहाँ पी रहे हो, आप क्या खाना खा रहे हो, आप कौन सी जगह जा रहे हो, आपने क्या कपड़ा पहना है। सो इन सब चीजों से आई थिंक लेवल ऑफ कंपैरिजन इज सो मच दैट कि लोगों को अटेंशन डिसऑर्डर होने लगे हैं कि अगर आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, आप थोड़ी देर के लिए अकेले नहीं रह सकते हो, आप अपने साथ खुश नहीं रह सकते हो, आप खुद को व्यस्त नहीं रख सकते हो किसी भी एक्टिविटी में। सो एंड सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक पेरेंट्स की है। पेरेंटिंग प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल, वेरी बिग रोल, क्योंकि एक बच्चे को विश्वास दिलाना दैट वी आर देयर एंड फर्स्ट पर्सन टू कंसल्ट इज अस। I think that is completely parents' responsibility and be taken care by the guardian. ठीक बात है। और हमारे ज़माने में बंटवारा इस हिसाब से होता था कि अगर 4 बच्चे हैं तो 2 की मम्मी फेवरेट होती थी, 2 के पापा फेवरेट होते थे, और हम किसी न किसी को अपनी बात बता ज़रूर दिया करते थे, या कई बार बड़ी दीदी या बड़े भैया हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे।
लेकिन इस सोशल मीडिया के चक्कर में आजकल बेस्ट फ्रेंड एक फेक वर्ल्ड, एक इमेजिनरी, एक वर्चुअल वर्ल्ड है। उसमें सब अपनी अपनी कहते हैं, पता नहीं कौन कितनी किसकी सुनता है। मियां लाकरा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, मॉडल हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं मियां लाकरा जी। मियां जी, आपसे मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि आप जिस प्रोफेशन में हैं वहां सोशल मीडिया की बहुत नीड है, क्योंकि एक बड़ी सीधी सी बात है कि जो दिखेगा वो बिकेगा, तो हमको अपने बारे में चीजें बतानी पड़ती हैं, दिखानी पड़ती हैं। ऐसे हजारों लोग हैं, उनमें से अपने आप को अलग करना पड़ता है। लेकिन आपको लगता है कि इसकी एक लत भी है, एक एडिक्शन है, और ऐसे टेंस मोमेंट में जब कोई सुसाइड करने जा रहा है, वो बजाय किसी की मदद लेने, किसी से कोई थेरेपी लेने या किसी से काउंसलिंग लेने की बजाय वो सोशल मीडिया पर ये स्टेटस लगा रहा है, वो शेयर कर रहा है कि मैं जा रही हूं RIP मेरी फोटो के साथ, और कल मुझे इस तरह से आप प्लीज मुझे श्रद्धांजलि देना, मुझे इस तरह से याद करिएगा। ये जो ग्लोरीफाई करने की कोशिश है अपनी मौत को, ये कितना डेंजरस है? ये बहुत ज्यादा डेंजरस है ग्लोरीफाई करने का। प्लस जैसे कि आपने बोला, मैं खुद इस फील्ड से हूँ, तो मैं उस लड़की की परिस्थिति समझ सकती हूँ, क्योंकि हम दो तरीके की जिंदगी जीते हैं। एक जो हम नॉर्मल घर परिवार के बीच में, दूसरी हमारी जो शोशाबाजी वाली लाइफ होती है, जहाँ पे अपना खुशहाल जिंदगी दिखानी है, चकाचौंध की जिंदगी है, बिल्कुल परफेक्ट वाला। लेकिन अगर लड़की को वो मुकाम जीते जी नहीं मिला जो उसको लगा शायद मरते हुए, तो ये मैं सोसाइटी प्लस सोशल मीडिया या फिर इतने लाखों करोड़ अगर उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो उनके करीबी दोस्त मित्र कहाँ थे? अगर मेरे भी अगर 5-6 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, तो अगर मैं ऐसी कुछ पोस्ट डाल रही हूँ, मैं उम्मीद लगाऊंगी कि मेरे कुछ फ्रेंड्स या एक्वेंटेंसेस या कोई भी देख रहा हो, वो मुझ तक पहुंचे। अगर मैं अपनी फैमिली को नहीं बता पा रही, या मेरे दिलो दिमाग में क्या है मैं किसी से नहीं शेयर कर पा रही हूँ, तो किसी न किसी को रीच आउट करना चाहिए था उनको। दूसरी चीज, ये डेंजरस क्या बहुत ज्यादा गलत बात है, और सोशल मीडिया का प्रेशर इतना नहीं लेना चाहिए जितना कि हमें पर्सनल लाइफ में और मेंटली भी हैरेस करे। तो मैं ये भी कहना चाहूंगी, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स या बडिंग एक्टर्स, मॉडल XYZ है, एक तो अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो, आपको मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि जो सोशल मीडिया या चकाचौंध की दुनिया जैसे दिखती है रियल लाइफ में, वैसा नहीं है। वन नीड्स टू बी रियली मेंटली स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग। और सोशल मीडिया में डाल के अब उनका क्या फायदा? देखिए, अगर उनको ये ग्लोरीफाई, वो फेम मिल भी गया, बट आज वो खुद को देखने के लिए नहीं है। और ये पेरेंट्स को, आजकल के बच्चे ऐसे हो गए कि वो खुल के अपनी चीजें नहीं बता पाते हैं, वो हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा उनके जेस्चर से, उनकी बातों से। अगर मैं जरा सा भी कुछ नेगेटिव पोस्ट डालती हूँ, मेरे भाई बहन है, जैसे आपने बोला, अगर भाई बहन नहीं ना, कोई ना कोई रीच आउट करता है, मियाँ क्या सब ठीक है, आपने ऐसा क्यों डाला, चाहे वो मैंने फॉर द सेक ऑफ सोशल मीडिया डाला हो, बस किसी ना किसी को तो रीच आउट करना चाहिए था। मैं समझ सकती हूँ कि वो लड़की के दिलो दिमाग में कितना कुछ होगा, या उसने सोशल मीडिया को कितना अपने ऊपर हावी होने दिया होगा कि सुसाइड तक का उसने स्टेप ले लिया। दीक्षा जी, देखिए, यहाँ आप लोग 3 महिलाएं हैं, मैं और वेद भाई पुरुष वर्ग से आते हैं। हमारे अपने स्ट्रगल रहे हैं, हमारी अपनी कहानियां रही हैं, वेद भाई की या मेरी। आज हम जहां भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, और आप तीनों जो हैं उनमें फैक्टर ये है, आप एक महिला हैं, और महिला होने के नाते आपकी अलग परेशानियां, अलग स्ट्रगल, या एक लेवल ऑफ स्ट्रगल एक अलग रहा होगा। मैं दीक्षा जी आपसे जानना यह चाहता हूं कि ये रियल लाइफ, दिस इज नॉट फॉर बिगिनर्स। ये शुरुआती, कहते हैं ना वो मीम चलते हैं, बिगिनर्स के लिए नहीं है ये। आपको लगता है कि नई जनरेशन उतनी जिजीविषा वाली नहीं है, उसमें वो पावर नहीं है, वो लड़ नहीं रही, वो जूझ नहीं रही है, और जब तक आप लड़ नहीं सकते, हालातों से जूझ नहीं सकते, आप इस जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, जी ही नहीं पाएंगे। ये जो न्यू जनरेशन आ रही है, हम लोग, हाँ, जैसे हम तीनों जैसे ही देख सकते हैं कि हम अपने अपने कुछ स्टोरीज के साथ कुछ ना कुछ झेल कर, मतलब बहुत मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं, और हम लगातार ही लोगों के साथ अपना एक रिलेशन बना के रखे हैं, और हम चाहते हैं कि लोग हमारा काम पसंद करें, चाहे जो भी हो। बट एक ये जो न्यू जनरेशन है, ये इस सोशल मीडिया के या इस फेक रील दुनिया पे इतने ज्यादा हावी हो गए हैं टू एक्सप्रेस अवर, तो जी, आई थिंक कि हाँ जी, तो मुझे लगता है कि हमको अपने आप में, खुद में, अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। कुछ भी दिक्कत है तो अपने किसी करीबी ये वालों को बहुत बताना इंपॉर्टेंट चाहिए। बात कही आपने कि सोशल जी। मीडिया से ज्यादा वक्त हमें अपने रियल फ्रेंड्स, अपने माता पिता,
उनके साथ वक्त ज्यादा बिताना चाहिए ताकि इस तरह के कभी स्टेटस या स्टोरी शेयर करने की जरूरत ना पड़े। वेद भाई, ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट है कि जो आपने शुरुआत में अपने पहले सवाल के जवाब में कहा था कि जो ये फेक वर्ल्ड है, इससे कुछ लोग डालते हैं स्टोरी कि वो यहां घूम रहे हैं वहां घूम रहे हैं, बाकी उनके दोस्त जो हैं वो तनाव में आ जाते हैं कि हम क्यों नहीं घूम पा रहे हैं। अगर यही वक्त कोई युवा, किशोर, कोई टीनेजर अपने मॉम डैड के साथ, फ्रेंड्स के साथ, भाई बहनों के साथ बिताए बजाय ज्यादा सोशल मीडिया पर रहने के, आपको लगता है कि आधी चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी? हो जाएंगी, बट आसिफ भाई मेरा मानना यह है कि हम उस फेक वर्ल्ड को फेक वर्ल्ड बोल रहे हैं, बट उसको इतना इंपॉर्टेंट बनाया किसने, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ उन्होंने बनाया जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं? क्या सिर्फ उन्होंने बनाया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं? नहीं, सॉरी, सोसाइटी ने बनाया है। आज कोई भी एक चीज देख लीजिए, हर जगह जब बात होती है, चाहे किसी भी टीवी चैनल की बात कर लीजिए, बाकी सब छोड़िए, आप पॉलिटिक्स में देखिए कि पार्टीज ये देखती हैं कि नेताओं के फॉलोअर्स कितने हैं। तो ये जो रेस सोसाइटी ने एक क्रिएट की है, अब उस रेस में फिर लोग तो भागेंगे ना, क्योंकि हर किसी को फॉलोअर बेस चाहिए। दूसरी बात, एक ऐसा लगता है कि आप जब किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, टेक्स अ लॉट, बहुत मेहनत लगती है, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें ऐसा लगता है कि आप फन करके, किसी के जैसा करके, किसी के ओरिजिनल आइडिया को कॉपी करके और आपको फॉलोअर्स मिल सकते हैं, इजीली आप फेमस हो सकते हैं, तो आप करेंगे। क्योंकि हमने हमारे आसपास ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग सिर्फ चाय बेच करके अलग तरीके से फेमस हो गए और वो महंगी महंगी गाड़ियों से उतर रहे हैं। तो जब हमने उस दुनिया को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया है, तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि ये टोटली उस बच्ची की गलती नहीं है, ये थोड़ी बहुत एज अ सोसाइटी हमारी भी गलती है कि हमने उस चीज को सर्वोपरि कर दिया है। अब उसके साथ में बैलेंस कैसे करना है, ये सिखाना पड़ेगा। घर वाले भी आजकल देखिए ना, छोटा सा बच्चा जब रोता है तो उनको फोन पकड़ा देते हैं। हमारे जमाने में जब हम रोया करते थे तो गोद में लेकर के बाहर घुमाने ले जाया जाता था, लेकिन अब हमें लगता है कि एक बढ़िया एस्केप है, बच्चे को फोन दे दो, चुप हो जाता है। तो लत तो हमने बचपन से ही डाल दी है। सो घर वालों के साथ हाँ, हम लोग समय बिता सकते हैं, बट क्या वो पेरेंटिंग ऐसी रही है कि बच्चे अपना स्ट्रगल बता सकें, बच्चों के दिल में क्या चल रहा है? कहने की बातें होती हैं आसिफ भाई, बट आई एम श्योर हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने मम्मी पापा के साथ हर वो फीलिंग शेयर नहीं कर पाते होंगे जो एक्चुअली वो फील कर रहे हैं, या स्ट्रगल में उन्होंने जो फेस किया है वो माँ बाप को नहीं बता पा रहे होंगे, क्योंकि हमें लगता है ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि जितने भी लोग अपने माता पिता से दूर रहते हैं काम के सिलसिले में, पोस्टिंग या जॉब के सिलसिले में, वो एक बार सोचें कि दिन में वो कितने घंटे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और माता पिता को वो दिन में कितनी बार कॉल करते हैं। इस जरा इसका रेशो निकाल के देख लें, पता लग जाएगा कि हम कितने उनसे अटैच हैं। मैं लौटता हूं आपके पास वेद भाई। डॉक्टर मुस्कान, मेरा आपसे एक सवाल है। अब तक की जो बातचीत है, अब तक की जो चर्चा है इस पैनल में, उसमें हमको ये एक समझ में आ रहा है या एक धारणा ये बन रही है कि आजकल के बच्चे सोशल मीडिया के चक्कर में दबाव में आ गए। हमारी पेरेंटिंग ज़्यादा स्ट्रांग थी, मजबूत थी, हम मजबूत थे, हमारे अंदर चीज़ों को टैकल करने का, उनसे लड़ने का, जूझने का एक तरीका था। लेकिन क्या नई जनरेशन के पास हमसे ज़्यादा चुनौतियां हैं? हमारे पास तो सिर्फ अच्छे नंबर लाने, अच्छा स्पोर्ट्स करने, कोई परिवार में कोई आ गया, मेहमान आ गया तो उनके सामने गाना गाने या डांस करने तक ही चुनौतियां होती थीं। लेकिन आजकल शायद बच्चों के पास चुनौतियां इस बात की भी हैं कि आपके कितने फॉलोअर हैं। अच्छा, आपके पास तो 400 ही हैं, मेरे पास तो 800 हैं। तो शायद ये भी एक है क्या बच्चों में, खासतौर पे टीनेजर्स में? Definitely, it is rising very rapidly, and इसका एक ही मुझे solution लगता है, in my opinion, that is only and only awareness. इसको counseling बोलो, therapy बोलो, कुछ भी बोलो, it should be normal. I think therapy needs to be normalized. It's high time. क्योंकि अगर हम बच्चे को नहीं बताएंगे कि आपके जैसे स्कूल्स में आजकल लॉ भी आ गया है कि काउंसलर्स होने चाहिए, आजकल कॉलेजेस में भी होते हैं, यूनिवर्सिटीज में भी होते हैं। तो इवन इफ वी, अगर उन्हें पता होगा कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, अगर कोई बच्चा नहीं शेयर करना चाहता है घर पे, क्योंकि हर एक घर की स्थिति एक तरह की नहीं होती है, यू नेवर नो व्हाट द पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, व्हाट काइंड ऑफ बैकग्राउंड, व्हाट ही और शी इज थिंकिंग. So you have to provide them a very safe platform where they can come and share whatever they feel like. And that platform is only counseling and therapy, which should be accessible to all the schools, all the colleges and all the educational platforms. It should be very normal. आपने बाहर देखा होगा, बाहर बहुत normal है. इंडिया में फिर भी लोगों में थोड़ा अभी भी है that no, मैं पागल नहीं हूँ, मेरे को थेरेपी की थोड़ी जरूरत है.
But I think that needs to be completely normalized. It is very, very normal to feel down sometimes. Life कैसे होती है? Life is up and down, right? And it's so. I think that's my opinion. नहीं, इसमें ये बात ठीक कही आपने। जैसे किसी को पता लगेगा कि वो थेरेपी ले रहा है तो सबसे पहले तो उसे पागल ही समझेगा कि लगता है उनका बच्चा पागल हो गया, थेरेपी ले रहा है इस चक्कर में। खैर, मैं आता हूँ आपके पास डॉक्टर मुस्कान। दीक्षा जी, आपसे एक सवाल है मेरा। आप जिस प्रोफेशन में हैं, आप एक्ट्रेस हैं, हर दिन बहुत अच्छा नहीं होता है। कई चीज़ें, कई बार काम की दिक्कत होती है, कई बार खुद को लगता है कि नहीं ये शॉट अच्छा नहीं था, मुझे एक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है, तो टेंस मोमेंट तो आपके पास भी आते होंगे। तो जब आप टेंस होते हैं तो उस वक्त आप क्या करते हैं उस टेंस मोमेंट से निकलने के लिए? आपका वो क्या फैक्टर रहता है कि आप खुद को फिर से खुश रख सकें या आप निकल सकें उस चीज से? देखिए, काम में ऐसा रहता है कि आप अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन अच्छा किया, चलो ओके, शॉर्ट ये वो, एक दो सीन रहा, निकल गया, सॉन्ग्स वगैरह हैं। बाकी एक आध सीन ऐसे रहते हैं जो टफ है, जहाँ पे हम खुद नर्वस फील करते हैं। लोगों की इतनी ज्यादा आपसे अच्छी करने की एक्सपेक्टेशन रहती है, तो उसके चक्कर में भी कई बार आपका कॉन्फिडेंस अप एंड डाउन हो जाता है। तो आप जितना ज्यादा अपने डायरेक्टर्स या राइटर्स, मतलब उन्हें जो चाहिए उसके बारे में आप कम्युनिकेशन करेंगे और अपने आप पे ही लाइक कूल डाउन, ऐसे कोई नहीं, ब्रीथ वन ब्रीथ डाउन ऐसे वाला होगा, तो ऑफ कोर्स वो उस टेंस मोमेंट से निकल जाते हैं। कोई बात नहीं, अगर अच्छा नहीं हुआ तो भी आप अगले बार अच्छा कर पाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे होना नहीं चाहिए कि आप एकदम उसमें प्रेशर लें या टेंशन लें। ऑफ कोर्स कभी अच्छा होगा, कभी अच्छा नहीं होगा, लाइफ ऐसे ही होती है। मिया लकड़ा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। यही सवाल मेरा आपसे भी है कि कई बार रैंप पर आप सोचते होंगे कि आप शोज टॉपर बने, लेकिन कई बार होता होगा कि आप बन जाते होंगे शो स्टॉपर। उसमें फिर वो दुख होता होगा, अफसोस होता होगा। तो उस वक्त मिया लकड़ा का वो फंडा क्या है? आप कैसे निकलते हैं उस वक्त उन चीजों से? क्योंकि टीनेजर ये देख रहे हैं तो वो भी एक टैक्टिक आपसे सीख लेंगे कि क्या तरीका हो सकता है। सबसे पहले कि सिर्फ रैंप पे नहीं, पर बहुत से ऐसी फील्ड है हमारे इसमें से, बिकॉज फैशन इंडस्ट्री, मॉडलिंग, इन्फ्लुएंसर कैटेगरी बहुत बड़ी होती है। तो ऑफ कोर्स रिजेक्शन तो हर जगह होती है। ऐसा नहीं कि आप जहाँ पे भी जाओ आप कंफर्म्ड होते हो या सिलेक्ट होते हो या वो जो लिस्ट है या फिर जो शूट वो आपके नाम पे हो। इस माहौल और इस टाइम पे या फेज पे मैं सिंपली ये बोलूंगी, एक तो आपका कोई सीक्रेट फ्रेंड होना चाहिए। सीक्रेट इन द सेंस मेल, फीमेल, मॉम, डैड, कोई जिससे आप अपने दिल की बात बेहिचक कर सकते हो। मेरे साथ बिल्कुल ऐसा होता है। मुझे उस टाइम पे बुरा लगता है, मैं अपने आप को कंट्रोल करती हूँ, पब्लिक के लिए बहुत टूटती नहीं हूँ, रोती नहीं हूँ, चीखती चिल्लाती नहीं हूँ। पर जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म मिलता है, आई कॉल अप द फर्स्ट पर्सन जिसमें कंफर्टेबल हो, चाहे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे वो अब्रॉड हो, इंडिया हो। अगर वो ना हो तो कोई और। मतलब मेरे कहने का मतलब है, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई एक इंसान होना चाहिए जिससे आप अपने दिल की बातें कर पाओ। यार मैंने ऐसे किया था, ये क्या था, इतनी उम्मीदें लेके गई थी पर मैं सिलेक्ट नहीं हुई। क्योंकि अगर अपने दिल की बात, मन की बात अपनी जबान पे ही रखोगे, किसी से शेयर नहीं करोगे, तो ये आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक करती है। फिर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, देन वन नेगेटिव थॉट कैन लीड यू टू अनदर वन। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव समबडी इन योर लाइफ जिससे आप अपने दिल की बातें कर सके। मैं तो बहुत रिजेक्शंस अपनी लाइफ में फेस करे हैं, बिकॉज इट्स बीन 10, 12, 15 years। तो रिजेक्शन हैज बीन ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। लेकिन जो मेरे घर वालों ने मुझे बचपन से सिखाया है, एक तो एक्सेप्ट करना सीखो, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये दिमाग में रखो। जैसे कहावत भी है ना, किसी ने इंटरव्यू में भी बोला था कि कोई इंसान बोल रहा था कि भैया मुझे एम्बेसडर दे दो, एम्बेसडर दे दो। पर फिर किसी इंसान ने बोला तो एम्बेसडर के पीछे मांगा, अगर तुम मुझसे कुछ नहीं मांगते तो मैं शायद मर्सिडीज दे देता। किसी नामी जामी इंटरव्यूज में। तो इट्स बेटर नॉट टू क्राई, रन आफ्टर पर्टिकुलर थिंग। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यही मैंने सबक दिल और दिमाग में बिठा लिया है। मुझे लगता है कि जो अच्छा हो इससे बेटर मुझे कुछ मिलने वाला है। मैं इस पर आता हूँ आपके पास। वेद भाई, मिया जी, आता हूं आपके पास। वेद भाई, मेरे पास 30 सेकंड है, फिर मुझे डॉक्टर मुस्कान के पास भी जाना है। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। पहले तो हम इसी बात को लेकर चिंतित रहते थे कि जो इंट्रोवर्ट्स हैं उनकी समस्या है कि वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं, अब उनकी समस्या ये हो गई कि वो एक्सट्रोवर्ट तो रियल लाइफ में भी थे, लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया का हथियार है उनके पास, तो फिर वो छोटी छोटी चीजें भी शेयर करते हैं और फिर कई बार उनको लेके भी खुद ही परेशान हो जाते हैं। तो वो उनका खुद का शेयर किया हुआ उन्हीं को भारी पड़ जाता है। ये भी एक बड़ी समस्या हो गई एक्सट्रोवर्ट्स के लिए। एक्सेस एक्सट्रोवर्ट हो गए वो। राइट।
एक मजबूरी क्या है, ऐसा लगता है कि अपनी जिंदगी का हिस्सा सबको बनाना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक बात। कि अगर हम कॉफी पी रहे हैं तो कॉफी बतानी पड़ेगी कि यार अरे मैंने सीसीडी की कॉफी पी है या इस जगह की कॉफी पी है। सो अपनी जिंदगी की लग्जरी शो करना और हम कितने खुश हैं ये शो करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और अगेन वही रेस है ये एक। सो एक्सट्रोवर्ट वाली बात नहीं है, इंट्रोवर्ट्स भी सेम कर रहे हैं कि जो किसी और से बात नहीं कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पर तो बात कर ही रहे हैं। वो अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, वो थ्रू सोशल मीडिया अपने जो विचार हैं वो रख रहे हैं, या रील्स मीम शेयर कर रहे हैं। तो अब ये जिंदगी का सबसे बड़ा पार्ट बन चुका है कि इतना टाइम हम किसी और चीज पर नहीं लगाते हैं जितना हम सोशल मीडिया पे लगाते हैं। 5 मिनट का समय लगता है मिलता है अगर जो हमको, तो सबसे पहले हम फोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम ओपन करते हैं और हम ये देखते हैं कि सामने वाले की स्टोरी क्या है, ताकि ये पता चल पाए कि सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है, एंड देन कंपेयर करके हम अपनी जिंदगी में आते हैं। सो आई थिंक मिया जी से मैं काफी अग्री करता हूँ कि जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए आपका जिसके साथ में आप शेयर कर सके। क्लोज अपने फ्रेंड्स आप को थोड़ी सी इंस्टाग्राम पर नहीं, प्रायोरिटी रियल देनी लाइफ में। पड़ेगी। अपनी जिंदगी का भरता बना पड़ा हो उसकी किसी को चिंता नहीं, लेकिन दूसरे का भरता कैसा बना है वो देखने की चिंता सबको है। मैं डॉक्टर मुस्कान आपके पास आ रहा हूं, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है, ये कैसे पता करें, क्योंकि मैं अपने बारे में बताऊं तो एक बार मुझे मम्मी से मार पड़ी थी, तो मुझे लगा कि मैं अगर थोड़ा सा बता दूं कि मैं दुखी हूं जीवन से तो शायद मुझे एक्स्ट्रा केयर मिले। मैंने मम्मी से ऐसे ही कह दिया कि मम्मी मेरा मन करता है मैं कहीं चला जाऊं। उसके बाद फिर मेरी बहुत मार पड़ी थी, तो वो काम नहीं किया वो फैक्टर मेरे साथ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर इस तरह का कोई बच्चा स्टोरी शेयर कर रहा है या चीजें बता रहा है तो कैसे पता करेंगे कि वो आपसे एक्स्ट्रा केयर चाहता है या वाकई वो इतना स्ट्रेस्ड हो गया है कि वो अपना जीवन ही खत्म कर लेगा। हालांकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं कभी खत्म कर लूं, मुझे बहुत कुछ करना था, लेकिन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उनकी इस बातों से या उसके हाव भाव से? So I really feel that counseling is not only for a patient that is going through something traumatic in their life. It is definitely for a platform should be provided to parents as well. क्योंकि मुझे लगता है, मेरी ओपिनियन में, पेरेंट्स से ही स्टार्ट होता है। आपको अपने बच्चे पे वो आपको विश्वास कैसे करेगा कि मैं ये बताऊंगा तो मुझे मार नहीं पड़ेगी, जैसे अभी आपने बोला, राइट? वो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बच्चा उन्हीं के पास है, कुछ भी करे। अब दिस एज ग्रुप जिन्होंने खुदकुशी करी है उनकी एज से 17 साल है, वो तो होती ही गलतियां करने के लिए है, दैट एज ग्रुप, राइट? So she should have her parents. I'm very sorry for their loss, but I think parents का बहुत बड़ा बिल्कुल पेरेंट्स role का रोल है। बाकी मैं और वेद भाई और आप लोग जिस एज ग्रुप से या जिस जनरेशन से आए हैं, तो माँ की मार हमारे लिए प्यारी होता था, हम तो उसी में खुश हो जाते थे और मार खाने के बाद भी माँ के पास जाके चीज़ें बताते थे। शायद वो जो एक बॉन्ड है उसका मुझे लगता है कि कहीं कुछ दिक्कत है। अगर वो होता तो फिर कोई बच्चा माँ से जुदा नहीं होता। मैं बहुत But I धन्यवाद also करता हूँ feel आपका। सर like- मेरे पास वक्त खत्म हो गया डॉक्टर मुस्कान, लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ कि मुस्कान सबके चेहरे पर बनी रहे। हमारे वेदों में भी यही लिखा है, दीक्षा शिक्षा हमें सब कुछ यही दी गई है, और चाहे कोई पंडित हो मियाँ हो वो सब यही बातें कहते हैं, तो हमको एक का ख्याल रखना चाहिए। वेद भाई बहुत धन्यवाद आपका, दीक्षा जी बहुत शुक्रिया, मियाँ जी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मुस्कान आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा। आप देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।